सो हेलो मेरे सीए फाउंडेशन के प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो एग्जाम्स की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है ना? सब कुछ अपने कंट्रोल में है, मेहनत फुल स्पीड पे चल रही है। चलिए बहुत अच्छे। हमने अभी बहुत ही प्यारे तरीके से ना थ्योरी के लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि अकाउंट्स में हम थ्योरी कैसे लिख के आएंगे और पहले चैप्टर में से हमारे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि हमारे सेकंड चैप्टर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो हमें पढ़ के जानी है। चलिए आइए फटाफट से। ये चैप्टर हमारा 3 चीजों पे फोकस करता है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो एक बार तीनों के बारे में पढ़ना जरूरी है क्या? हाँ, तीनों के बारे में पढ़ना जरूरी है। क्या पता 3-4 नंबर के लिए पूछ ले तीनों को, व्हाट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस। तो आइए अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, आइए फटाफट से हाईलाइट कर लेते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स डिफाइन द assumptions on the basis of which financial statements of business entities are prepared। सबसे पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का मतलब होता है ना यार, हम अज्यूम करके चलते हैं कि इसके बेसिस पे ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वाले हैं। सब लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, कुछ चीजें बेसिकली अज्यूम करके चलते हैं कि इस बेसिस पे ही हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है। वो कौन कौन सी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। Certain concepts are perceived मतलब कि assumed and accepted in accounting to provide a unifying structure and internal logic to the accounting process। मतलब कुछ चीजें हम इसलिए अज्यूम करते हैं ना ताकि सबकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक जैसी बने। ठीक है, चलो बहुत ज्यादा अच्छे, बात खत्म। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर अ बॉडी ऑफ द डॉक्ट्राइन्स, डॉक्ट्राइन्स मतलब रूल्स commonly associated with the theory and procedures of the accounting, serving as an explanation of the current practices and as a guide for selection of the conventions or procedures where alternative exists। देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब सिंपल सिंपल रूल्स होता है जो बेस्ड होते हैं हमारे प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स पे और हमें हेल्प करते हैं टू डिसाइड कि कौन सा कन्वेंशन चूज करें। जहां बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं ना, उनमें से एक कैसे चूज करना है वो डिसाइड करवाता है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, आ सकता है, लिख लो। इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कुछ चीजों को सेटिस्फाई करते हैं। कौन कौन से? दे आर बेस्ड ऑन रियल अजम्पशंस, मतलब कि जो रियल अजम्पशंस मार्केट में अभी चल रहे हैं ना, जैसे जो लोग अभी फॉलो कर रहे हैं उस बेसिस पे होता है। दीज आर बेस्ड ऑन रियल अजम्पशंस। उसके बाद दे आर सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना के चलते। दे मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसा नहीं है कि एक महीने में अलग दूसरे में अलग। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थ्रू आउट द ईयर सेम फॉलो होते हैं। दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट द फ्यूचर प्रेडिक्शंस, मतलब फ्यूचर में जो हम प्लान कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं डेप्रिसिएशन को 10 साल डेप्रिशिएट करूंगा या जो भी चीजें हैं, ये सब 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 कुछ हमारे पास प्रेडिक्ट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। दे शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर द यूजर्स, मतलब जो भी हमारे यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, अपन ने पढ़ा था, एम्प्लॉयज है, मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट है, सब कुछ, इन सब के लिए यूजफुल होने चाहिए। बात खत्म। सिर्फ 5 पॉइंट। कौन कौन सा? सबसे पहला कि ये प्रैक्टिकल रियल कंसेप्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए। दूसरा, ये सिंपल होना चाहिए। थर्ड, ये कंसिस्टेंटली फॉलोड होना चाहिए। फोर्थ, ये फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और फिफ्थ, ये हमारे यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशनल होना चाहिए। चलिए अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस किसे कहते हैं? कन्वेंशंस एमर्ज आउट ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ये अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में से निकलते हैं। कॉमनली नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स adopted by the various organizations over a period of the time। मतलब हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो है ना, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में से निकल के आते हैं। ये ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है कि क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में से निकल के आते हैं? एग्जैक्टली यस। दीज कन्वेंशंस आर डिराइव्ड बाय द यूजेस एंड प्रैक्टिस, मतलब जैसे मार्केट में यूज हो रहा है ना, प्रैक्टिस हो रहा है, उसके बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस नीड नॉट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस ना जरूरी नहीं है एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितने भी अलग अलग वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन है वो सब एक साथ फॉलो करे। कोई अलग फॉलो करता है, कोई अलग फॉलो करता है। सिंपली पता है क्या बताता है? दो, अगर मान लो एक जगह पे 2-3 अल्टरनेटिव्स है तो क्या यूज करना है उसको बताता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, चलो नाउ वी शैल स्टडी इन डिटेल वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट्स ऑन विच अकाउंटिंग इज बेस्ड। यहां से अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग में अभी कि कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं जो अपन स्टार्टिंग से मान के चलते हैं जब भी अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। कौन कौन सा? एंटिटी कंसेप्ट, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? एंटिटी कंसेप्ट बोलता है, एंटिटी कंसेप्ट स्टेट्स दैट बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द ओनर। देखो ये अपन ने लॉ में भी पढ़ा है और यहां भी पढ़ रहे हैं क्या,
कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, दोनों एक नहीं है। अपन अकाउंट्स में पता है ओनर अगर कभी भी बिजनेस में से पैसा निकालता है तो ड्रॉइंग्स के नाम पे दिखाया जाता है अलग। क्यों? क्योंकि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, दोनों को मिक्स मत करके आना। अकाउंटेंट शुड ट्रीट द बिजनेस एज डिस्टिंक्ट पर्सन फ्रॉम द ओनर। बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ओनर के पर्सनल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन हिज पर्सनल बुक ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। एंटिटी कंसेप्ट मीन्स दैट एंटरप्राइज इज लाइबल टू द ओनर फॉर कैपिटल इन्वेस्टेड मेड बाय द ओनर। मतलब कि ओनर ने पैसे लगाए ना, कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उस पर प्रॉफिट देना बिजनेस का काम है। सिंस द ओनर इन्वेस्टेड द कैपिटल विच इज ऑल्सो रिस्क कैपिटल, ही हैज क्लेम ऑन द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज। बात खत्म। सिर्फ इतना लाइन लिख के आना है। इसने 7 लाख रुपए लगाए, मशीन है, कैश है, तो देखो दिस मीन्स द एंटरप्राइज ओन मिस्टर एक्स 7 लाख रुपए। मतलब भाई ओनर ने जितना कैपिटल लगाया है ना, बिजनेस को उतने पैसे ओनर को देने हैं। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। चलो बहुत ज्यादा अच्छी। नाउ इफ मिस्टर एक्स स्पेंड्स 5,000 रुपए टू मीट दिस फैमिली एक्सपेंडिचर, इट शुड नॉट बी टेकन टू बिजनेस एक्सपेंस एंड वुड बी चार्ज टू हिज कैपिटल अकाउंट। मतलब देखो बेसिक की चीज है, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। ठीक है, ओनर ने बिजनेस में 7 लाख रुपए लगा दिए। ठीक है, अब ओनर ने क्या किया ना, 5,000 रुपए निकाल लिए बिजनेस से, तो ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं हुआ, इसको क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स बोलेंगे, और उसका कैपिटल कम हो जाएगा। बात खत्म। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के बारे में बताइए। एज पर दिस कंसेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। मतलब देखो जिस ट्रांजेक्शंस को अपन पैसे में तोल सकते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उसको ही रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर मैंने मशीन खरीदी 7 लाख रुपए में, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास कोई बहुत अच्छा और पुराना वफादार एम्प्लॉय है जो बहुत मेहनती है और मेरे को बहुत अच्छा कमाई करके दे रहा है, लेकिन उसको मैं पैसे में नहीं तोल सकता ना, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। Since money is the medium of exchange and standard of economic, this concept requires that those transactions alone that are capable of measured in the terms of money be only recorded in the books of accounts. Transactions, even if they affect the results of the business materially, are not recorded if they are not convertible into monetary terms. बात खत्म। इतना ही लिख के आना। इसका एक एग्जांपल देके आ जाना। It may be mentioned that when the transactions occur across the boundary of a country, one may see many currencies। ये बकवास है, इतना नहीं लिखना, ये लिख देना। Entity and money measurement are viewed as basic concepts on which the other procedural concepts hinge, depend करते हैं। मतलब बेसिक बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस ट्रांजेक्शन्स को मनी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकता हूं मैं, उसको रिकॉर्ड करके चलूंगा। जिसको मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मनी टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकता, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बात खत्म। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? दिस इज ऑल्सो कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। An indefinite life of the entity is assumed. For a business entity, it causes inconvenience to measure performance achieved by the entity in the ordinary course of the business. If a textile mill lasts for 100 years, it is not desirable to measure its performance as well as financial position only at the end of its life. देखो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलता है ना, बोलता है कि हम लोग गोइंग कंसर्न में अज्यूम करते हैं कि एक एंटिटी की लाइफ इनफाइनाइट टाइम्स होती है, जब तक खत्म नहीं होता वो एंटिटी चलती जाएगी। तो क्या मैं रिकॉर्ड्स तक कब बनाऊं, जब एंटिटी मरने वाली होगी तब, खत्म होने वाली होगी तब नहीं। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट बोलता है कि एक फिक्स्ड पीरियड डिफाइन कर लिया जाता है, या तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या फिर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, और उस बीच में हर बार उस पीरियड के लिए अकाउंट्स बनते हैं, ताकि मेरे को पता चले कि उस पीरियड में अपने प्रॉफिट क्या थे, अपनी बैलेंस शीट कैसे बन रही है। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट बोलता है कि एक फिक्स्ड पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड डिफाइन किया जाता है, और उसके लिए, उस पीरियड के लिए हमारे पास अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं। बात खत्म। Thus the periodicity concept facilitates in comparing the financial statements of the different periods, एक साल versus दूसरा साल, uniform and consistent accounting treatment for ascertaining the profit and assets of the business, हर साल सेम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स लगाने वाले हैं, मैचिंग पीरियड रेवेन्यूज विद एक्सपेंसेस फॉर गेटिंग करेक्ट रिजल्ट्स। अब देखो मैं 1 साल का अपना प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूं, तो सारे प्रॉफिट 1 साल के और सारे एक्सपेंसेस कंपेयर करके चलूंगा, मेरे को पता चल जाएगा। ठीक है। अक्रूवल कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट बहुत ज्यादा आसान है, सबको पता भी होगा। अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है? अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है कि अगर मेरी इनकम अक्रू हो गई है पर फिर भी नहीं मिली है, स्टिल मैं उसको रिकॉर्ड करके चलूंगा।
Under the accrual concept, the effects of the transactions and other events are recognized on mercantile basis, that is when they occur and not when the cash is received. मतलब जब वो काम हो गया उसको रिकॉर्ड करो, पैसे मिले या नहीं मिले वो बात की बात है, वो बाद में अपन देख लेंगे. They are recorded in the accounting records and reported in the financial statements of the period to which they relate. Financial statements prepared on the accrual basis inform users not only of the past events involving the payment and receipt of cash but also of the obligations to pay in cash in future and of the resources that represents cash to be received in the future. मतलब accrual concept बोलता है जरूरी नहीं कि पैसे मिले तभी रिकॉर्ड करो, पैसे नहीं मिले हैं लेकिन तुम्हारा काम हो गया है तब भी उसको रिकॉर्ड करके चलो, ताकि मेरे को क्या पता चले कि यार मेरा एक्चुअल काम कितना हुआ है. ठीक है, डन. इसके बाद हमारे पास आता है अक्रूवल कंसेप्ट, ये अपन ने पढ़ रखा है. मैचिंग कंसेप्ट. मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है ना, इन दिस कंसेप्ट ऑल एक्सपेंसेस मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड ओनली बी टेकन इनटू द कंसीडरेशन. मतलब in the financial statements of the organization, if any revenue is recognized, then expense related to earn that revenue should also be recognized. मैचिंग कंसेप्ट एक ही चीज बोलता है. मान लो मैंने 100 रुपए की इनकम कमाई है, ठीक है, मैंने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे ना वो भी रिकॉर्ड करके मैं चलने वाला हूं. इसको बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट. अगर इनकम रिकॉर्ड करी है तो उससे रिलेटेड खर्चे भी रिकॉर्ड करके चलने हैं. दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल कंसेप्ट. वापस से अक्रूवल कंसेप्ट एज इट कंसिडर्स द अकरेंस ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम. डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्चुअल इनफ्लो. कोई मतलब नहीं है कि एक्चुअल में पैसे आए या नहीं आए. मेरा काम हो गया, मेरे को किसी को सर्विस प्रोवाइड करनी है, मैंने प्रोवाइड कर दी, अब पैसे बाद में मिलेंगे लेकिन मेरा काम तो हो गया ना, मैंने तो अपनी सर्विस दे दी, मैं तो इनकम लेने के लिए हकदार हो गया ना. एग्जैक्टली. दिस लीड्स टू एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स लाइक प्रीपेड एंड आउटगोइंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड एंड अक्रूड इनकम्स. बात खत्म. मैचिंग कंसेप्ट के बारे में इतना ही लिख के आना. एग्जाम्पल देना चाहो तो दे सकते हैं. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. गोइंग कंसर्न ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है. ये बोलता है ना कि जब तक कुछ कहा ना जाए हमेशा अज्यूम करके चलना कि बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट होने वाली है. मतलब बिजनेस चलता ही रहेगा, खत्म कभी भी नहीं होने वाला है. ठीक है. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are normally prepared on the assumption that enterprise is a going concern and will continue in operation in the foreseeable future. मतलब मैं आने वाले टाइम में भी काम करता रहूंगा. Hence it is assumed that enterprise has neither the intention to liquidate nor certain materially एक second has neither the intention nor the need to liquidate or curtail materially the scale of operations. मतलब इसको बंद नहीं करना है अपना धंधा. ठीक है. तो इसलिए हमेशा अज्यूम करते हैं कि बिजनेस चलता रहेगा जब तक साफ साफ ना लिखा हो कि अब मैं बिजनेस बंद करने वाला हूं. कॉस्ट कंसेप्ट. कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? बाय दिस कंसेप्ट द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिक कॉस्ट. इन अदर वर्ड्स द एक्विजिशन कॉस्ट. देखो कोई भी एसेट ना अपन कॉस्ट पे जब रिकॉर्ड करते हैं मतलब जिस दाम पे खरीदा था उस दाम पे रिकॉर्ड करके चलो. Although there are various measurement bases, accountants traditionally prefer this concept in the interest of the objectivity. When a machine is acquired by paying 5 लाख रुपए, following cost concept, the value of machine is taken as 5 लाख रुपए. कॉस्ट कंसेप्ट में बोलता है ना कि जितने भी तुमने मशीन खरीदी थी, एक्चुअली जितने साल पहले भी खरीदी, मान लो मैंने 20 साल पहले कोई मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, अभी उसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए है, लेकिन कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है तुम उसको 1 लाख पे ही मेजर करके चलोगे, भले ही अभी उसकी वैल्यू कितनी भी क्यों ना हो गई हो. ठीक है गाइस. चलो ये देखो. However, the cost concept creates a lots of distortion. Distortion मतलब problems. कौन सी problems? In an inflationary situation when the prices of commodities are going up above the average, acquisition cost loses its relevance. अब यार मैंने मान लो 2000 साल पे ईयर 2000 में कोई मशीन खरीदी 10,000 रुपए, आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, मैं फिर भी उसको 10,000 रुपए पे दिखा रहा हूँ. क्या गलत बात नहीं है? एकदम गलत बात है. हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड अकाउंटेंट्स में लूज कंपेरेबिलिटी. यार मशीन सेम है, तब 10,000 की थी अब 1 करोड़ की है, अगर मैं कंपेयर करने बैठूं तो कोई कंपैरिजन बनता है क्या दोनों में? नहीं बनता, क्योंकि वो असली दाम पे ही नहीं दिख रही. अभी उसकी 1 करोड़ वैल्यू है, मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ किसी नई मशीन से, तो ये तो गलत है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है गाइस. चलो. मेनी एसेट्स डू नॉट हैव एक्विजिशन कॉस्ट.
ह्यूमन एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज आर एन एग्जांपल। अब जैसे मान लो कोई मैं बहुत वफादार एम्प्लॉय लेके आया था, ठीक है, उसकी एक्विजिशन कॉस्ट क्या होगी बताओ यार, वो तो सैलरी पे ही आया था ना, तो उसकी तो कोई एक्विजिशन कॉस्ट नहीं होती। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन यूजिंग द कॉस्ट कंसेप्ट। क्वेश्चन लिख लो, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन यूजिंग कॉस्ट कंसेप्ट। बात खत्म। एक ये हिस्टोरिकल अकाउंटेंट्स में लूज कंपेरेबिलिटी, दूसरा ये, और तीसरा मेनी एसेट्स डू नॉट हैव एक्विजिशन कॉस्ट। बस ये हेडिंग लिख दो, अंदर अपने मन से कुछ भी लिख के आ सकते हैं। रियलाइजेशन कंसेप्ट, और उसके बाद ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही है, फटाफट से हो जाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रियलाइजेशन कंसेप्ट देखो, इट क्लोजली फॉलोज द कॉस्ट कंसेप्ट, मतलब ये कॉस्ट कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट is to be recorded only when the business realizes it. When an asset is recorded at its historical cost, 5 लाख रुपए पे मान लो अपन ने रिकॉर्ड किया था, and even if its current cost is 15 लाख, such change is not counted unless there is certainty that the change will materialize. मतलब कि जब तक श्योर नहीं हो जाए कि ये चेंज जो है हम मेटीरियलाइज करने वाले हैं, तब तक हम उसको पुराने कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे। एग्जांपल देखो, मिस्टर एक्स परचेज अ पीस ऑफ लैंड 2000 रुपए पे, इट्स करंट मार्केट वैल्यू इज 1,02,000 रुपए। शुड द अकाउंटेंट शो द लैंड एट 2000 फॉलोइंग द कॉस्ट कंसेप्ट एंड इग्नोर 1 लाख रुपए वैल्यू इंक्रीज सिंस इट इज नॉट रियलाइज्ड। मतलब बोलता है कि यार जमीन का दाम 2000 रुपए पे अपन ने बहुत पहले खरीदा था, आज उसका दाम 1,02,000 रुपए है। क्या मैं 1 लाख रुपए का बेनिफिट रिकॉर्ड कर लूं? नहीं, मैं तब रिकॉर्ड करूंगा जब लग रहा है कि मेरे को 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तब जब तक मेरे को ये नहीं लगता कि मेरे को 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तब तक मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करने वाला। इसीलिए ये भी बेसिकली कॉस्ट को ही फॉलो करके चलता है। डन। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट इज कोर ऑफ द डबल बुक एंट्री। मतलब सिंपल बोलता है, डुअल एस्पेक्ट, कहीं एक जगह कुछ इंक्रीज हो रहा है तो एक जगह डिक्रीज हो रहा होगा, एक जगह कुछ एंट्री डेबिट हो रही है तो एक जगह क्रेडिट हो रही होगी। ये बेसिक वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेसिक पार्ट है। ठीक है, चलो। अरे किधर गया? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, चलो। देखो ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, बोलता है एक जगह कुछ बढ़ रहा होगा तो एक जगह डन 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 कुछ ना कुछ गिर ही रहा होगा। बस यही चीज है, एक जगह डेबिट हो रहा है तो एक जगह क्रेडिट होना ही होना है, यही तो हमारा मेन है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या बोलता है ना कि इन ऑर्डर टू अचीव द कंपेरेबिलिटी, मतलब दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं कंपेयर कर सकूं, अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड and a change in the accounting policy is made only in certain exceptional circumstances। मतलब बोलता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है ना, अपन ने ऊपर पढ़ी थी, हर एक पीरियड में सेम ही फॉलो करनी है, लेकिन अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ जाए तो मेंशन करके चेंज किया जा सकता है। तो क्या हर बार कंसिस्टेंट होती है? हाँ। क्या चेंज किया जा सकता है? हाँ, लेकिन ओनली एक्सेप्शनली सर्कमस्टांसेस में। The concept of consistency is applied particularly when alternative methods of accounting are equally acceptable। मान लो अपने पास 2-3 कंसेप्ट हैं, तो अपन जो एक कंसेप्ट के बेसिस पे बना रहे थे ना, उसी के बेसिस पे बनाने वाले। एन एंटरप्राइज, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एंटरप्राइज शुड चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी, अपन ने पढ़ा था ना, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। कौन कौन सा? To bring the book of accounts as per the accounting standards, to comply with the law, or when under changed circumstances it is felt that new method will reflect more true and fair picture। देखो सिर्फ 3 रीजंस की वजह से ही अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है। कौन कौन सी? अगर लॉ ने ही रिक्वायर कर दिया, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने बोल दिया, और लास्ट पॉइंट, अगर उसकी वजह से मोर ट्रू
एंड फेयर प्रेजेंटेशन हो रहा है। अपना एक ही काम है कि ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये 3 अगर हो रहे हैं तो अकाउंटिंग पॉलिसी बदल दो। ठीक है, चलो लास्ट अपने पास मटीरियलिटी। मटीरियलिटी लास्ट है, हाँ मटीरियलिटी लास्ट है। मटीरियलिटी वाली कंसेप्ट क्या बात करती है? मटीरियलिटी प्रिंसिपल परमिट्स अदर कंसेप्ट्स टू बी इग्नोर्ड। इसके हिसाब से ना बाकी कंसेप्ट्स को गोली मार दो। क्यों? इफ द इफेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड मटीरियल, बोलता है कि जो भी चेंजेस है अगर वो मटेरियल नहीं है ना, मटेरियल मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सेप्शन टू फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल पता है क्या बोलता था? कि जब भी कुछ होना हर एक चीज का फुल डिस्क्लोजर करो। लेकिन मटीरियलिटी कंसेप्ट बोलती है कि अगर कोई छोटा सा चेंज है, अब मान लो 1 करोड़ रुपए का काम एक एंटिटी का है, ठीक है, सेल्स 1 करोड़ रुपए की, और 10 रुपए की गड़बड़ आ रही है ना, तो बोलता है उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको इग्नोर कर दो, 1 करोड़ रुपए दिखाओ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मटीरियलिटी प्रिंसिपल, all the items having significant economic effect on the business of the enterprise should be disclosed in the financial statements, and any insignificant item which will only increase the work of the accountants but not relevant to the users should not be disclosed in the financial statements। मतलब छोटी मोटी चीजें डिस्क्लोज मत करो, बड़ी डिस्क्लोज करके चलो। ठीक है, डन। अब ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। मेटीरियलिटी इज अ सब्जेक्टिव टर्म। मतलब यार मेरे लिए 10 रुपए बड़े हो सकते हैं, किसी के लिए 10 लाख रुपए भी छोटे हो सकते हैं। इसीलिए मेटीरियलिटी इज अ सब्जेक्टिव टर्म एंड इट इज ऑन द जजमेंट एंड डिस्क्रिशन ऑफ द अकाउंटेंट दैट विच आइटम इज मटीरियल विच इज नॉट। बस यहां तक लिख के आना है कि मटीरियल क्या है। मैं अपने हिसाब से मटीरियल चीजें ढूंढूंगा, सामने वाला अपने हिसाब से देखेगा। ठीक है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। कौन कौन से अजम्पशंस है? 3। एक तो गोइंग कंसर्न, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी, हर एक अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। और अक्रूवल कंसेप्ट। 3 फंडामेंटल बेसिक अजम्पशंस है अकाउंट्स बनाने के। कौन कौन से? गोइंग कंसर्न, चलता रहेगा, कंसिस्टेंटली अपने को अप्लाई करना और अक्रूवल कंसेप्ट का यूज करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये पढ़ लेना। अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो वो समझ में आनी चाहिए। रेलिवेंस, मतलब जो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो ना, वो यूजर्स के लिए सही इंफॉर्मेशन और रेलिवेंट होनी चाहिए। अगर तुमने कुछ भी बना दिया और उससे डिसीजन मेकिंग ही नहीं हो पाई तो क्या फायदा भाई। ठीक है, रिलायबिलिटी, to be useful, information must also be reliable. Information has the quality of reliability when it is free from material error. Reliability मतलब भरोसे वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी इंफॉर्मेशन उठा के कहीं से भी डाल दी। बोलता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ तो रिलायबल बनाओ, मतलब जो भी डेटा हो ना उसमें एरर नहीं होना चाहिए। फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर, बायस एंड कैन बी डिपेंडेंट अपॉन बाय द यूजर्स टू रिप्रेजेंट फेथफुली दैट which it either purports to represent or could reasonably be expected to represent। मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, इसीलिए डेटा को रिलायबल बोला जाएगा। कंपेरेबिलिटी, मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ना मैं दूसरे से कंपेयर कर सकूं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मटेरियलिटी वाली कंसेप्ट अपन ने पढ़ा था कि जो चीज बड़ी है इंपॉर्टेंट है उसी को डाल के चलना, छोटी चीजें इग्नोर कर देना। 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, सब्सटेंस ओवर द फॉर्म। If the information is to be represented faithfully, the transaction and other events that it purports to represent, it is necessary that they are accounted for and presented in accordance with their substance and economic reality and not merely their legal form। मतलब सीधा सीधा बोलता है कि जैसे वो हो रहा है ना उस फॉर्म में प्रेजेंट करो ताकि अच्छे से समझ में आ सके। ऐसा नहीं कि कुछ भी भर दिया आपने उसमें, नहीं, जैसा उसकी रियलिटी है और सब्सटेंस है वो चीज मेन इंपॉर्टेंट मैटर करती है। वैसे इतना पॉइंट नहीं पूछेगा, 5 पॉइंट्स को लिख के आना है, 5 पॉइंट्स लिख के आ जाना, बात खत्म। इतने में से ऊपर वाले ही 5 पॉइंट सबसे ज्यादा आसान लग रहे हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए, दूसरा रिलायबल होनी चाहिए, तीसरा रेलिवेंट होनी चाहिए, चौथा कंपेरेबल होनी चाहिए, और लास्ट मेटीरियलिटी वाली कंसेप्ट को फॉलो करनी चाहिए।
कंप्लीटनेस, ये भी एक डाल के आ सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बना रहे हैं ना वो कंप्लीट होनी चाहिए, डाटा मिस नहीं होना चाहिए। बस कोई भी 5 पॉइंट्स लिख के आगे उसके अंदर का कंसेप्ट खुद से लिख के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 पॉइंट्स, 5 हेडर्स अपने को याद होने चाहिए अच्छे से। ठीक है गाइस, कितना टाइम लगा अपने को? सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट। 25 मिनट के अंदर अपन ने सेकेंड चैप्टर की पूरी थ्योरी और इंपॉर्टेंट पार्ट्स हाईलाइट कर लिए हैं। ठीक है, ये पार्ट्स अगर आप फोकस करके जाते हो, एग्जाम में याद करके आते हो, इनके आने के बहुत अच्छे 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 चांसेस है, और टकरा गए तो फ्री के मुफ्त के 4-5 नंबर अपने को मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आज अपन ने थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 खत्म किया, कल अपन थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 इसी प्यारे तरीके से खत्म करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से मेहनत करते रहिए, और अगर कभी भी डाउट हो, आपको पता है कहाँ पिंग करना है, कहाँ पिंग करना है, फास्ट कॉस्ट FM बाय AB, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे पिंग करना, अपन मिलकर डाउट्स सॉल्व कर लेंगे। ओके गाइस, टेक केयर।